रात को करीब 12 बज रहे थे। सुनंदा जी कराहते हुए अपने पति मुरारी जी से कहा, सुनो जी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बड़ी ही बेचैनी सी लग रही है। आप मेरा सिर दबा देंगे क्या? और थोड़ी बाम भी लगा दीजिएगा, राहत मिलेगी। पर पास में सो रहे उनके पति मुरारी जी की नींद नहीं खुली। वो खुद उठी और बाम तलाशने लगी। अलमारी में टटोल ली पर उन्हें बाम नहीं मिली। फिर वो ड्राइंग रूम में गई तो वहाँ पर दराज खोलते वक्त दराज हाथ में आकर गिर गई और उसकी आवाज़ से उनकी बहू नंदनी दौड़कर आ गई। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी रात को क्या ढूंढ रही हैं? फिर नीचे गिरी दराज को देखते हुए बोली, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है, पर सिर दर्द से फटा जा रहा है, नींद ही नहीं आ रही है। बाम ढूंढ रही थी तो दराज ही बाहर निकलकर आ गई। नंदनी ने दराज उठाकर रखी और उसने बाम ढूंढकर ले आई। उसने सुनंदा जी का हाथ पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर बैठाया। पहले एक गिलास पानी पिलाया, फिर लिटाकर उनके सर पर बाम मलने लगी और भजन गुनगुनाने लगी। बहू, तू जाकर सो जा, तेरी नींद खराब होगी। वैसे भी तुझे जल्दी उठना है क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल भी है। मम्मी जी, मैं तो सो जाऊंगी, पर सच बताइए कि आपका मन नहीं कर रहा है कि कोई आपका सिर दबा दे? आपने पापा जी को तो ज़रूर ही कहा होगा, पर उन्होंने सुना नहीं होगा क्योंकि वो भी तो नींद की दवाई लेकर सो रहे हैं। नंदनी ने सुनंदा जी का सिर दबाना शुरू किया। नंदनी के हाथों के स्पर्श से सुनंदा जी को राहत मिली और वो नींद के आगोश में चली गई। नंदनी कमरे की बत्ती बंद करके अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। कहाँ चली गई थी? नंदनी के पति मनोज ने आधी नींद में सवाल किया। कहीं नहीं, मम्मी जी के सिर में दर्द हो रहा था, वो सो नहीं पा रही थी, इसलिए मैं मम्मी जी के सिर में बाम लगाने गई थी। बाम लगाते लगाते उन्हें नींद आ गई। उसके बाद हम अभी आ रहे हैं। तुम मेरे मम्मी पापा का कितना ख्याल रखती हो, मनोज ने खुश होकर कहा। वो सिर्फ आपके ही नहीं, मेरे भी मम्मी पापा हैं। और नंदनी सोने लगी। सुबह के अलार्म से नींद खुली। फटाफट बच्चों को लंच बॉक्स थमाया और नंदनी ने चाय चढ़ा दी। तब तक सुनंदा जी बाहर आ गई। अब बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, पर नंदनी, तेरी नींद खराब हो गई। नहीं मम्मी जी, कोई नींद खराब नहीं हुई। अब बिट्टू को कुछ होता है तब भी तो मैं जागती हूँ। जब एक माँ जाग सकती है तो एक बहू भी जाग सकती है। नंदनी का जवाब सुनकर सुनंदा जी की आंखें भर आई। उनकी अपनी बेटी भी उनके लिए नहीं जागती, पर नंदनी ने उन्हें रात को संभाला, सिर पर मालिश की तो उन्हें नींद आ गई थी। सुनंदा जी उस समय बहुत भयभीत हो रही थी कि अब उनके बेटे मनोज की शादी होने वाली है। वो बहुत ही उत्साहित थी, पर साथ में अपने बेटे को बांटने का भी बहुत दुख था। आजकल के बेटे बहू के किस्से पड़ोसी से सुनकर उनका मन बैठा जा रहा था। पता नहीं बहू कैसे निकलेगी, हमारा सम्मान करेगी या नहीं, हमसे बात भी करेगी या नहीं, उस पर पढ़ी लिखी भी है। जब नंदनी ने पहली बार ससुराल में कदम रखा तो सुनंदा जी को महसूस हुआ कि बहू नहीं, बेटी ही आई है। नंदनी का मासूम चेहरे ने उनका मन मोह लिया। उसने सारी रस्में अच्छे से की और सभी रिश्तेदारों के साथ अच्छे से व्यवहार किया। सुनंदा जी के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी रागिनी की शादी हो चुकी थी और अब छोटे बेटे मनोज की शादी थी। रागिनी अपने पति के साथ विदेश में रहती थी तो उनका कम आना होता था और इसी वजह से वो काफ़ी अकेलापन महसूस करती थी। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि बहू को बेटी से भी बढ़कर रखूंगी, पर बहू मुझे अपनी माँ मानेगी या नहीं, इसका उन्हें बड़ा डर था। धीरे धीरे समय गुजरा। नंदनी अपने आप ही घर की बेटी बन गई। सुनंदा जी ने भी उसे ज़्यादा नियम और कायदे में बांध कर नहीं रखा, तो उसने भी अपने सास ससुर को बहुत इज्जत और सम्मान दिया।
मम्मी जी, ये गहने का डिब्बा आप अपने पास रख लीजिए, मुझसे नहीं संभलेगा। जब नंदनी ने कहा तो उन्हें आश्चर्य हुआ था, क्योंकि आजकल की बहुएं से मांगो तो भी अपने गहने नहीं देती है, पर नंदनी ने बिना मांगे ही डिब्बा दे दिया। सुनंदा जी ने भी उसकी बात का मान रखा, उसका डिब्बा अपनी अलमारी में रख दिया और जब भी नंदनी को ज़रूरत होती तो वो उसे अपनी अलमारी की चाबियां दे देती और खुद उसे लेने को कहती। दोनों ओर से प्यार और विश्वास पनप रहा था, दोनों के बीच अच्छा रिश्ता कायम हो रहा था। मनोज भी अपने मम्मी और पापा की सेवा में लगा रहता था, उनकी हर इच्छा को पूरी करता था। मनोज अपनी सैलरी आज भी अपने पापा के ही अकाउंट में भेज देता था और जब ज़रूरत होती थी तब ही उनसे पैसा मांग लेता था। तुम्हें लगता होगा ना कैसा पति मिला है जो अपनी सैलरी पत्नी के हाथों में नहीं देता है। एक दिन मनोज ने खुद से ही नंदनी से सवाल किया, नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, और अगर लगता तो मैं आपसे सवाल ज़रूर करती। अपने ही घर में अपने मम्मी पापा से रुपये मांगने में मुझे शर्म नहीं आती है। पता है, पैसा बुजुर्गों के पास ही रहना चाहिए, उन्होंने सालों साल घर चलाया है, उन्हें अनुभव है। इतना निश्चित है कि वो पैसा कहीं भी बर्बाद नहीं करेंगे। बुजुर्गों के हाथों में तो बरकत होती है, उन्हें पैसे का सही इस्तेमाल करना आता है। मम्मी जी, पापा जी हमारे ही तो हैं। मुझे तो अच्छा लगता है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मुक्ति मिली हुई है। और ये कहकर नंदनी हंसने लगती है। मनोज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नंदनी के दोनों बच्चे भी दिन भर अपने दादा दादी के साथ खेलते थे, उनसे कहानियाँ भी सुनते थे। पर कुछ दिनों से मुरारी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तभी डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मुरारी जी को कैंसर हो गया है और वो अंतिम चरण में हैं। वो कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। ये सुनकर नंदनी को झटका लगता है, क्योंकि उसके ससुर जी ने उसे पिता की तरह प्यार और आशीर्वाद दिया था, सदैव उसकी सराहना की थी। मनोज, हम किसी भी तरह पापा जी को बचा नहीं सकते हैं क्या? मम्मी कैसे रहेंगी? दोनों के बीच में कितना प्यार और आपसी समझदारी है। नंदनी, मैं सभी तरह के डॉक्टर से सलाह मशविरा कर चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता है, हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। नंदनी के शब्दों ने जादू सा कर दिया। मनोज ने विदेश के एक डॉक्टर से बात की, मुरारी जी को वहाँ दिखा कर लाया। सब रिश्तेदारों ने बातें भी बनाई कि जब मुरारी जी नहीं बचेंगे तो फालतू इतना पैसा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। मनोज ने भी उत्तर दिया, मैं अपने पापा को अंतिम समय तक बचाने का प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करनी नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या मैं उसे वैसे ही छोड़ देता? फिर पापा को ऐसे कैसे मरने के लिए छोड़ दूं? उनका इलाज नहीं करवाऊं? नंदनी भी अपने पति का पूरा साथ देती थी। मनोज ने जगह जगह दिखाया और मुरारी जी के इलाज में लाखों रुपए पूरे कर दिए। घर और गहने भी गिरवी रखना पड़े। दोनों बेटे बहू ने हार नहीं मानी, पर मुरारी जी जिंदगी से अपनी जंग हार गए। सुनंदा जी एकदम से टूट कर रह गई। अपने पति की मौत का सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 40 सालों का साथ था, एकदम से छूट सा गया, वो बिखर गई थी। नंदिनी ने उन्हें संभाला। अपने पापा की मौत की खबर सुनकर रागिनी भी विदेश से आ गई थी। वो कुछ दिन रही तो उसे भी महसूस हुआ कि नंदिनी घर की बहू नहीं बेटी बन चुकी थी। उसे ऐसा लगा कि इस घर को अब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मनोज और सुनंदा जी के मुंह से एक ही शब्द निकलता था और वो था नंदिनी। जो भी काम करेगी वो बस नंदिनी ही करेगी। नंदिनी ही घर की कर्ता धर्ता बन चुकी थी। एक दिन रागिनी अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी, अच्छा है भाभी ने घर को अच्छी तरह से संभाल लिया है, पर उन पर इतना भरोसा करना भी ठीक नहीं है। फिर भाभी तो पराया खून है,
उन्हें पूरे घर की सत्ता देना ठीक नहीं है। और अब तो पापा भी नहीं है, अब तो भाभी आपको पैरों के नीचे ही रखेंगी। ये सुनते ही सुनंदा जी सकते में आ गई। अपनी बेटी की इतनी छोटी सोच पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, रागिनी, नंदिनी इस घर की बेटी नहीं है, ना ही उसे इस घर की बेटी मैं बनाना चाहूँगी। नंदिनी तो इस घर की बहू है, जो सदैव हमारे साथ रही है। तू तो इस घर की बेटी है, तूने हमारे लिए क्या कर लिया? तू तो शादी होकर बाहर चली गई, यहाँ तो तेरी भाभी ही हमें संभालती है। जब तुझे पता चला कि तेरे पापा को कैंसर है तो तू तो उनसे मिलने और उनके साथ रहने को भी नहीं आई। उनके जाने के बाद आने से क्या फ़ायदा? तेरे पापा तो तुझसे मिल नहीं पाए। नंदिनी अपने मायके शादी में गई हुई थी। जैसे ही उसको इनके बीमारी के बारे में पता चला, वो तुरंत शादी छोड़कर आ गई। मुझे जब तेरे पापा की बीमारी का पता चला तो नंदिनी ने मुझे एक माँ बनकर संभाला। मैं नंदिनी की गोद में सिर रखकर कितनी रातें रोई हूँ। कैंसर की बीमारी का इलाज कितना महंगा होता है। कीमोथेरेपी और दवाइयों का खर्च भी बहुत हो जाता है। उस पर इतना मानसिक तनाव भी रहता है। तुझे पता भी है, हम लाखों रुपये लगा चुके हैं। नंदिनी ने अपने गहने तक गिरवी रखवा दिए। तूने तो एक बार भी नहीं पूछा अपने भाई से कि उसे पैसे चाहिए क्या? हम आखिर हैं तो मध्यम वर्गीय परिवार से, हमारे पास सेविंग के नाम पर बहुत कुछ होता भी नहीं है। मनोज बाहर अस्पताल की भागदौड़ करता था, मैं अस्पताल में तेरे पापा के साथ रहती थी और अकेली नंदिनी घर भी संभालती थी, बच्चों का होमवर्क स्कूल भी देखती थी और दोनों समय अस्पताल खाना भी भिजवाती थी। तू शायद इतनी सेवा नहीं कर पाती जितनी सेवा मेरे बेटे और बहू ने की है। मेरे बेटे बहू ने हम दोनों पति पत्नी का सदैव सम्मान किया है और भगवान की तरह हमारी पूजा की है। जिस तरह भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाते हैं, उसी प्रकार तेरे पापा और मुझे खिलाए बिना दोनों ने कोई चीज़ नहीं खाई। घर में कुछ भी बनता था तो पहले हमारी पसंद पूछी जाती थी। दोनों हमको साथ ही घुमाने और शॉपिंग पर ले जाते थे। हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। तेरे पापा अंत समय में चिड़चिड़े हो गए थे, दवाई नहीं खाते थे। नंदिनी उन्हें बहलाती थी, पुराने किस्से सुनाती थी, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी। उनके हाथ पैर में दर्द रहता तो हल्के हाथों से मालिश भी करती थी। तेरी भाभी ने इस घर के लिए हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा है वो इस घर की बेटी नहीं बहू है, जो सदैव मेरे साथ में रहेगी। मैं तेरी भाभी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुन सकती हूँ। मुझे पता है मनोज ने भी घर गिरवी रख दिया, अपनी पसंदीदा कार भी बेच दी। उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, अंत समय तक कोशिश करता ही रहा कि किसी तरह अपने पापा को बचा ले। विदेश भी जाकर आया, उसमें भी पूरे पैसे कर दिए। मैं कुछ कहती तो यही कहता था कि पैसे तो फिर से कमा लूँगा, पापा को फिर से कहाँ से लाऊंगा, और मेरी गोद में सिर रखकर रोने लगता था। रागिनी, हर बेटे बहू बुरे नहीं होते हैं। कुछ उन्हें हमें समझना पड़ता है और कुछ हमको उन्हें समझाना होता है। मैंने किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे मनोज जैसा बेटा और नंदिनी जैसी बहू मिली। इंसान हर जन्म में अपने कर्मों का फल भोगता है। उसकी संतान उसे दुख या सुख नहीं देती है, उसके कर्म उसके सुख और दुख का कारण बनते हैं। रागिनी सुनंदा जी से कहती है, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतने अच्छे भाई और भाभी पर शक किया, उनके खिलाफ बुरे शब्द कहे। मैं अपने भाई और भाभी से भी माफ़ी मांग लूँगी। दरवाजे पर खड़ी नंदिनी मुस्कुराती है और चाय लेकर अंदर आ जाती है। पैकेट में से दवाई निकालती है और अपनी सास को दवाई खिलाती है। मम्मी जी, आप समय पर दवाई
लेकर स्वस्थ रहिए। मैंने पापा जी को खो दिया और मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। अपनी भाभी का इतना प्यार भरा रूप देखकर रागिनी ने नंदिनी से माफ़ी मांगी और उसे गले से लगा लिया। पाठकों, अपने मम्मी पापा की तो सभी सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, पर जो बहू अपने सास ससुर की सेवा करती है वो तो बेटी से भी बढ़कर होती है। कुछ बेटे बहू अपने ही जन्मदाता पर पैसे खर्च नहीं करते, उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। वहीं कुछ बेटे बहू अपने बुजुर्गों की जी जान से सेवा करते हैं। आपकी क्या राय है इस कहानी के प्रति? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।